अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने अकाउंटिंग के चैप्टर्स में हम सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि कंपनी है कोई एक, वो एक प्रोडक्ट रेडी करती है, ठीक है ना, यानी कि वन गुड होती है, कोई भी एक चीज उसमें प्रोड्यूस हो रही होती है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से गुजर कर आ रही होती है। ठीक है, वो बेसिकली काउंट होता है आपका किसमें, प्रोसेस कॉस्टिंग में। ठीक है, कि एक चीज है, एक प्रोडक्ट है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से गुजर के, डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजर के जो है वो आपके पास रेडी होकर आता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, इस तरह के गुड्स की कॉस्टिंग किस तरह से की जाती है, ठीक है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। और इसके बेसिकली कॉस्टिंग के टू मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द एवरेज कॉस्टिंग मेथड, ठीक है, और सेकंड वन इज द फीफो कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, एवरेज मतलब कि जिसमें आप एवरेज लेंगे, ठीक है, एवरेज रेट के ऊपर काम कर रहे होंगे। और फीफो कॉस्टिंग मेथड कौन सा होगा, कि फीफो का मतलब हम सबको पता है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ठीक है, तो इसमें हम किसे देख रहे होंगे, फर्स्ट इन्वेंट्री जो आई और उसके बाद जो इन्वेंट्री आई उसको किस तरह से डील करना है, यानी कि जो इन्वेंट्री मैंने अभी खरीदी है या जो मेरे पास बिगिनिंग में पड़ी हुई है, तो फीफो में उसे किस तरह से डील करेंगे और एवरेज में उसे किस तरह से डील करेंगे, ये हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक रिपोर्ट शो कर रही हूँ, पहले हम उस रिपोर्ट को समझेंगे। बेसिकली आपने ये रिपोर्ट बनानी होती है, ठीक है, ये रिपोर्ट का पैटर्न आपके पास यहाँ शो हो रहा है। जिस भी कंपनी का नाम है आपने वो लिखा। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगी क्योंकि मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, कहीं भी फंसो या अटको तो मुझे बता देना, ठीक। कंपनी नेम आपने यहाँ लिखा ऊपर, ठीक है, और नेक्स्ट पे आपने लिखा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट में आपको जिस डिपार्टमेंट की बनानी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आपके पास यहाँ पर होते हैं, तो आपसे ये पूछा जाता है कि आपने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बनानी है, ठीक है। तो ये जब हम सवाल सॉल्व करेंगे, उसे देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में आता है क्वांटिटी शेड्यूल। ठीक है, इसको कुछ लोग स्केड्यूल भी पढ़ते हैं, तो जो भी पढ़ना चाहो, क्वांटिटी स्केड्यूल या क्वांटिटी शेड्यूल। ठीक है, अब देखो जिस डिपार्टमेंट की बात हो रही होगी ना, उससे रिलेटेड डेटा यहाँ पर उठाया जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी शेड्यूल में सबसे पहले आप लिखेंगे यूनिट्स इन बिगिनिंग WIP, यानी कि उस डिपार्टमेंट में बिगिनिंग में कितने यूनिट्स पड़े हुए थे, वो सवाल में आपको गिवन होगा। उसमें आप ऐड करेंगे यूनिट्स रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। प्रीसीडिंग का मतलब होता है प्रीवियस, यानी कि आपने प्रीवियस डिपार्टमेंट से कितने यूनिट्स को रिसीव किया। और यूनिट्स एडेड इन प्रोडक्शन, इसमें ये हो सकता है कि आपने मजीद कुछ यूनिट्स जो है वो क्या किए हैं, ऐड किए हैं। देखो कुछ बिगिनिंग में पड़े हुए थे, कुछ प्रीवियस डिपार्टमेंट में से रिसीव किए और कुछ मजीद आपने ऐड किए। ठीक है, इन तीनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक, ये आपका हो गया क्वांटिटी शेड्यूल का एक पार्ट। दूसरा पार्ट कौन सा होता है, कि इसी डिपार्टमेंट से आपने कितने यूनिट्स को कंप्लीट किया। ठीक, यूनिट्स कंप्लीटेड, ट्रांसफर्ड और फिनिश्ड, यानी कि जब एक डिपार्टमेंट ने अपना काम पूरा कर दिया तो उसने कितने यूनिट्स जो हैं वो आगे ट्रांसफर्ड किए, कितने यूनिट्स जो हैं उसने वो फिनिश्ड किए, वो बेसिकली यहाँ पर आएंगे। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो उसको आप फाइंड आउट करेंगे, बताऊंगी कैसे। उसमें आप ऐड करेंगे WIP एंडिंग यूनिट्स के, एंडिंग में आपके पास कितने यूनिट्स बचे, ठीक है, वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। और यूनिट्स लॉस्ट ड्यूरिंग पीरियड, देखो एक आपके पास जो हमारे पास मोस्टली पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के हैं कि आपने कितने यूनिट्स लॉस कर दिए। कुछ ऐसे हैं कि आपने यूनिट्स, देखो प्रोडक्शन जब हो रही होती है तो जरूरी तो नहीं है ना 100% परफेक्ट हो रही हो सकता है कि कुछ यूनिट्स खराब हो जाते हो, है ना। तो यहाँ पर उन यूनिट्स की बात हो रही है कि अगर आपको बताया हुआ है कि कोई यूनिट आपने प्रोडक्शन के दौरान लॉस कर दिया है, स्पॉइल हो गया है वो, ठीक है, तो उसकी ट्रीटमेंट आपने किस तरह करनी होगी, कि उन यूनिट्स को आपने यहाँ पर ऐड कर लेना होगा। ठीक है, कि यानी कि समझो आपने हर एक की क्लासिफाई की अलग अलग, कि ट्रांसफर कितने किए, एंडिंग में कितने बचे हुए थे और लॉस कितने हो गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इन तीनों को प्लस कर लिया। अब देखो ये जो टोटल यूनिट्स हैं और ये जो टोटल यूनिट्स हैं, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों यूनिट्स क्या होने चाहिए, इक्वल।
ये एक पैटर्न है बेसिकली प्रोडक्शन रिपोर्ट के पार्ट ए क्वांटिटी शेड्यूल का। ठीक है, क्लियर। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, बिल्कुल। कोई भी कंफ्यूजन किसी को तो वो पूछ सकता है। आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, वेट अ मिनट। ठीक है, इसके बाद आप हम आ जाते हैं पार्ट बी पर, क्वांटिटी शेड्यूल हो गया हमारा। इसके बाद जो हम सेकंड चीज निकाल रहे होते हैं वो बेसिकली हम निकाल रहे होते हैं कॉस्ट चार्ज एंड कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। कॉस्ट चार्ज एंड कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट चार्ज। सही है, कॉस्ट चार्ज में आप क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ बिगनिंग WIP, यानी कि जो बिगनिंग में आपके पास यूनिट्स पड़े हुए थे उनकी कॉस्ट क्या है, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आप यहाँ उसे लिख लेंगे। कॉस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम PD का मतलब है प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से जो यूनिट आए उनकी कॉस्ट कितनी है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, कॉस्ट एडेड दिस पीरियड। कॉस्ट एडेड दिस पीरियड के आपने इस पीरियड में मजीद कितनी कॉस्ट ऐड की, तो डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा देखो ये सब चीजें ना, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आपने सिर्फ चीजें पुट करनी होगी यहाँ पर, जो बेसिकली कैलकुलेशन हमें करनी है वो आगे वाले पार्ट के लिए करनी है। ठीक, कॉस्ट एडेड दिस पीरियड, कंपनी ने आपको बताया हुआ होगा कि आपने मजीद कितनी कॉस्ट ऐड की, डायरेक्ट मटेरियल में कितनी की, डायरेक्ट लेबर में कितनी की, और FOH में कितनी की। आप इस पूरे कॉलम को क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट चार्ज, कि आपने कितनी कॉस्ट चार्ज की। ठीक, कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है, ओके, कॉस्ट एक्यूमुलेटेड एंड कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। अच्छा एक बात बतानी रह गई, सॉरी। यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है पर यूनिट रेट, पर यूनिट कॉस्ट। सही है, यानी कि आपके पर यूनिट की कॉस्ट कितनी थी, तो ये बेसिकली हमें निकालना पड़ता है। पर यूनिट कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है इस क्वांटिटी, इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। ठीक, अब अगर हम बात करें कॉस्ट एक्यूमुलेटेड और कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। ठीक है, अच्छा ये देखो ये वही चलता हुआ आ रहा है पूरा ना, देखो किस तरह से, कि ये पर यूनिट वाला कॉलम है और ये टोटल कॉस्ट वाला कॉलम है। ठीक है, अब कॉस्ट अकाउंटेड और कॉस्ट एक्यूमुलेटेड फॉर आप कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड, वो यूनिट्स जो आपने कंप्लीट कर लिए, जो आपने फिनिश कर लिए, जो आपने ट्रांसफर किए दूसरे डिपार्टमेंट में, उनकी कॉस्ट कितनी है। पीछे हमने यूनिट्स की बात की थी, उन यूनिट्स की कॉस्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैलकुलेट करके लिखते हैं। ठीक, कॉस्ट ऑफ एंडिंग WIP यूनिट्स, वो यूनिट्स, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, वो यूनिट्स जो आपके एंडिंग में बच रहे हैं उनकी कॉस्ट कितनी है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब देखो ये जो दो चीजें हैं ना, कॉस्ट चार्ज टू FOH और कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स इन्वेंट्री, ये क्या चीजें होती हैं, कि ये वो चीजें हैं कि जो यूनिट्स आपके स्पॉइल हो गए। ठीक है, वो यूनिट्स जो आपके स्पॉइल हो गए उनकी कॉस्ट कैलकुलेशन किस तरह की जाती है, ये दो चीजें हैं बेसिकली यहाँ पर। ठीक, इंशाल्लाह जब मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जब सॉल्व करवाऊंगी तो मैं प्रॉपर उसके बारे में बता दूंगी किस किस तरह से उसे चार्ज किया जाता है। वो लॉस, वो लॉस जो आपका रिकवर नहीं हो सकता। ठीक है, वो लॉस याद रखो, वो लॉस जो रिकवर नहीं हो सकता उसको आप FOH में डाल देते हैं। ठीक है,
किस में डाल देते हैं आप उसे, FOH में। वो लॉस हो गया आपका कि देखो यूनिट्स तो खत्म हुए ना, आपका मटेरियल भी जाया हुआ होगा, आपकी चीजें भी जाया हुई होंगी, तो लॉस तो आपका हुआ। तो अगर वो लॉस आप बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर सकते 0%, तो आप वो पूरा किस में डाल देंगे, FOH में। ठीक। लेकिन अगर उसमें से थोड़ा सा भी आप रिकवर कर सकते हैं ना, लाइक अगर आपको कोई सैलवेज वैल्यू दी हुई है कि आप इतना इस कॉस्ट में से रिकवर कर सकते हैं, वो उस लॉस में से, जो उस स्पॉइल्ड यूनिट की कॉस्ट में से जो आपका खराब हो गया, उसमें से अगर आप 10% भी रिकवर कर सकते हैं, तो ये बेसिकली वो रिकवरिंग कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड गुड्स इन्वेंट्री। इस बात में कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो। इस बात में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है? एवरीवन, 11 लोग हैं अभी इसमें, 11 लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है? बेसिकली ये कॉन्सेप्ट की क्लास है, इसमें मैं तुम लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, फॉर्मूलाज समझा रही हूँ। सवाल मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगी। कोई कंफ्यूजन नहीं है, पक्का? ओके गुड। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एंडिंग निकाली आपने, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड निकाली। अगर कोई लॉस है तो उस लॉस को किस तरह ट्रीट करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब आपने इन सबको क्या कर लिया, प्लस कर लिया। अब जिस तरह हमारे टोटल यूनिट्स इक्वल आए थे ना दोनों के, इसी तरह हमारी टोटल कॉस्ट चार्ज और टोटल कॉस्ट एक्यूमुलेटेड भी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। माइनर सा डिफरेंस आ सकता है लाइक 70 to 80 रुपीज का, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं आएगा। ये दोनों अमाउंट्स आपके क्या होने चाहिए, इक्वल। ये बेसिकली क्या है, दिस इज द कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट। चाहे ये फीफो मेथड से बने या चाहे ये एवरेज मेथड से बने, सेम रहती है। क्लियर? अब मैं आ रही हूँ फॉर्मूलाज की तरफ। 2 मिनट दो मुझे, देखो जरा। अब मैंने तुम लोगों को बताया, अब देखो, ये बनाना आसान होता है जब हमारे पास चीजें क्या हो, मौजूद हो। तो ये वो चीजें हैं जो मैंने लिखी है कि हमें चाहिए होती है। ठीक है। हमें सबसे पहले चाहिए होता है CPU, कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन कॉस्ट पर यूनिट को निकालने के लिए हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स भी चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, EPU। फिर उसके बाद CPU, कॉस्ट पर यूनिट। नंबर थर्ड पे हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड, ट्रांसफर्ड आउट, या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कि आपने कितने फिनिश्ड किए, कितने कंप्लीट किए या ट्रांसफर्ड आउट किए, उनकी कॉस्ट, उन यूनिट्स की कॉस्ट। नंबर फोर पे आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एंडिंग WIP, जो यूनिट्स एंडिंग में मौजूद है उनकी कॉस्ट। ठीक है। और उसके बाद लास्ट में अगर आपके पास कोई स्पॉइल्ड यूनिट्स हैं तो उनकी भी कॉस्ट कैलकुलेट होती है। ये ऑप्शनल होता है, अगर स्पॉइल्ड यूनिट्स हैं तो कैलकुलेट होगी ये कॉस्ट, अदरवाइज बाकी सारी चीजें क्या होती है, सेम रहती है, कि आपने हर सवाल में ये चारों चीजें कैलकुलेट करनी ही है। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि पहले मैं तुम लोगों को फीफो कराऊं या पहले मैं तुम लोगों को वो कराऊं, एवरेज? जल्दी से एवरेज। बताओ। वाह, सही है। ज्यादा मुश्किल नहीं है दोनों। यहाँ तक क्लियर हो गया जितना मैंने बताया सबको? हाँ। ओके। ये मैंने लिखे हुए फॉर्मूलाज। तो जो अभी फॉर्मूलाज में समझा रही हूँ ये एवरेज के हैं। ठीक है, ये किसके फॉर्मूलाज हैं, एवरेज के। इसे अपने पास नोट करते रहना। ठीक। सबसे पहले आप निकालेंगे EPU, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है। EPU का फॉर्मूला होता है फिनिश गुड्स या फिनिश यूनिट्स। आपको सवाल में दिए हुए होंगे कि आपके फिनिश यूनिट्स कितने हैं, उसमें आप प्लस करेंगे। सही है। उसमें आप प्लस करेंगे परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ WIP एंडिंग यूनिट्स। अब इसको समझो, क्या मतलब है। मेरे पास 1500 यूनिट्स एंडिंग में पड़े हुए। सही है।
मेरे पास एंडिंग में कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं, 1500। मैं कह रही हूँ कि यार इस पूरे जो 1500 यूनिट जो मेरे इन प्रोसेस है ना, एंडिंग में मौजूद है, इनमें से मटेरियल का काम 50% हो गया है। यानी कि मैंने इनमें 50% मटेरियल डाल दिया है, सही है, और 60% लेबर डाल दिया और 60% एफओएच डाल दिया। यानी कि ये डब्ल्यूआईपी एंडिंग के जो यूनिट्स हैं, ये 50% मटेरियल के कंप्लीट है और 60% लेबर और एफओएच से कंप्लीट है। समझ में आई मेरी बात? परसेंटेजेस समझ में आई? कि हम कहते हैं ना, एस्टिमेट करते हैं यार ये काम 50% हो गया, बस 50% रहता है। हम लोग अक्सर ये बात करते हैं ना कि 50% काम हो गया है यार, 50% रहता है। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, नहीं समझ में आया? देखो, हम नॉर्मल जब बात कर रहे होते हैं कि तुमने मुझे कोई काम दिया हुआ है करने को, तो मैंने कहा यार अभी इन प्रोसेस है, 70% तुम्हारा काम हो गया है, 30% रहता है। ये चीज समझ में आई? नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात कर रहे होते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? इसी तरह यहाँ पर बात हो रही है कि जो भी आपका काम है एंडिंग डब्ल्यूआईपी, वहां पर लोग तो हैं, लेकिन वहां पर काम किसमें हो रहा है? बिल्कुल कि नहीं, मेरी बात सुन, यहाँ पर बात हो रही है कंप्लीशन की, कि काम आपका कितना कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट कितना हो गया है। तो जितना कंप्लीट डब्ल्यूआईपी में से हो चुका होगा वो परसेंटेज मैं यहाँ पर लिखूंगी। जैसे कि मुझे वो सवाल में बोल रहे हैं कि आपके एंडिंग डब्ल्यूआईपी यूनिट्स है 1500, जिसमें से कंप्लीशन है 50% मटेरियल की और 60% आपकी है कन्वर्जन कॉस्ट की। कन्वर्जन कॉस्ट में दो चीजें आती है, एफओएच और डायरेक्ट लेबर, तो दोनों 60-60% क्या है, कंप्लीट है। तो मैं वो कंप्लीटेड कॉस्ट यहाँ पर लिखूंगी, कंप्लीटेड परसेंटेज। क्लियर हो गई बात? अब दूसरी बात क्या है कि इसका नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जो यूनिट्स होंगे, यूनिट्स किसके यूनिट्स, एंडिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। एंडिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज जो आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। एंडिंग यूनिट्स पे आपको परसेंटेज अप्लाई करेंगे, जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको आप प्लस कर देंगे फिनिश गुड्स में। ये ईपीयू का फॉर्मूला है। और ईपीयू हर चीज का कैलकुलेट होता है, चाहे वो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट हो, डायरेक्ट मटेरियल हो, एफओएच हो, या फिर डायरेक्ट लेबर हो। फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन कैलकुलेशंस कितनी होंगी, 3 या 4। ईपीयू का मतलब है कि आपने यूनिट्स निकालने हैं, कि पूरे जो भी आपने फिनिश्ड किए हैं सामान, जो भी आपके पास पड़ा हुआ है मटेरियल, जो भी सब पड़ा हुआ है, उस पूरे प्रोडक्ट को बनाने में लॉस का नहीं, एमन लॉस का नहीं होता। लॉस की कैलकुलेशन ईपीयू में होती है, बट वो अलग तरीके से होती है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी जब लॉस को डिस्कस करूंगी। ठीक है? किस तरह करेंगे आप, अगर आपने फिनिश गुड्स में ऐड करेंगे परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ एंडिंग डब्ल्यूआईपी यूनिट्स, कि जितने भी यूनिट्स हैं और वो कितने परसेंट कंप्लीट हो चुके हैं, डायरेक्ट लेबर से, डायरेक्ट मटेरियल से, एफओएच से या प्रीसीडिंग से, ये चारों के आप कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला ईपीयू का सेम रहेगा, लेकिन परसेंटेज सबकी चेंज हो जाएगी। तुम्हें फॉर्मूला समझ में आ गया आयशा? कैलकुलेशन अभी आगे इसकी देखना किस तरह होती है। ये जो एंडिंग यूनिट्स आएंगे ना, इस पे तुम लगाओगी परसेंटेज जो भी दी हुई होगी। जैसे कि 1500 का 30%, तो तुम्हारे पास एक आंसर आएगा। जो आंसर आएगा ना, जो यूनिट्स आएंगे उनमें तुम प्लस कर दोगी फिनिश गुड्स को, तो तुम्हारे पास ईपीयू आ जाएगा किसी भी एक चीज का। डायरेक्ट मटेरियल का अलग आएगा, लेबर का अलग आएगा, एफओएच का अलग आएगा और प्रीसीडिंग का अलग आएगा। क्लियर? देखो नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लो। सब यूनिट सबके अलग अलग आएंगे, डीएम का अलग, डीएल का अलग, एफओएच का अलग और प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट का अलग। फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन कैलकुलेशंस 4 होंगी।
ये बेसिकली ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला समझ लो, कैलकुलेशन जब आगे आएगी ना तो तुम लोगों को क्लियर हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट पे आप कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर यूनिट सीपीयू। ठीक है, अब देखो कॉस्ट पर यूनिट हर चीज का अलग होगा, डायरेक्ट मटेरियल का अलग, डायरेक्ट लेबर का अलग, एफओएच का अलग। हर चीज सेम रेट पे तो नहीं आ रही होगी ना, हर चीज का रेट कॉस्ट पर यूनिट अलग होगी। तो इसीलिए कॉस्ट पर यूनिट भी आपके हर चीज की क्या होगी, अलग कैलकुलेट होगी, पीडी की अलग, डीएम की अलग, डीएल की अलग और एफओएच की अलग। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है बिगिनिंग कॉस्ट प्लस कॉस्ट एडेड डिवाइडेड बाय ईपीयू। बिगिनिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल की सीपीयू निकाल रही हूँ, डायरेक्ट मटेरियल का, समझ रहे हो, अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट मटेरियल की बिगिनिंग कॉस्ट प्लस डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट एडेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल का ईपीयू। क्लियर। इसी तरह अगर डायरेक्ट लेबर की निकालूंगी तो डायरेक्ट लेबर की बिगिनिंग कॉस्ट प्लस डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट एडेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल का ईपीयू। ये एवरेज के फॉर्मूलाज हैं, याद रखना, फीफो के अलग हैं। इसी तरह चारों के आप क्या निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट। थर्ड पे आप कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड और ट्रांसफर्ड आउट यूनिट्स। तो एवरेज का ये बड़ा आसान होता है कि जितने भी आपके फिनिश यूनिट्स है ना, जितने भी आपके फिनिश यूनिट्स हैं, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल 2000 यूनिट्स फिनिश किए, ट्रांसफर किए, कंप्लीट किए, उस पे आप उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज सीपीयू से। एवरेज सीपीयू मतलब सम ऑफ दी ऑल सीपीयूज। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे हर उसकी कॉस्ट पर यूनिट निकल के आएगी, डीएम की अलग आएगी, डीवीएल की अलग, एफओएच की अलग और प्रीसीडिंग की अलग। इन सब की कॉस्ट को प्लस करके टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो वो टोटल कॉस्ट यहाँ पर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे फिनिश यूनिट से। फॉर्मूला समझ में आ रहा है। हाँ। फॉर्मूला क्लियर हुआ। ठीक है, गुड। वेट अ मिनट। अच्छा, ये मीटिंग 10 मिनट में खत्म होने वाली है, ठीक है। तो एक काम ये करना, तुम लोग कोई भी एक मीटिंग को प्रिपेयर करे, क्योंकि मेरे पास से 10 मिनट तक नहीं हो पाएगी अब। ठीक, तो कोई भी एक प्रिपेयर करके लिंक सेंड करे तो वो मैं ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक, अब देखो 10 मिनट में इसे कंप्लीट करते हैं बस, कि कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट कैसे निकालेंगे एवरेज में आप, कि टोटल फिनिश यूनिट जो होंगे आपके पास उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल कॉस्ट पर यूनिट से। तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड या ट्रांसफर्ड आउट यूनिट्स। क्लियर। क्लियर। आगे बढ़ू। ओके, नेक्स्ट आप निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एंडिंग डब्ल्यूआईपी यूनिट्स। एंडिंग डब्ल्यूआईपी यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे किस तरह से, के परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ डब्ल्यूआईपी एंडिंग यूनिट्स। सही है, वही बात यहाँ पर आएगी कि एंडिंग यूनिट्स जितने परसेंट कंप्लीट हो चुके होंगे, लाइक 1500 मल्टीप्लाई बाय लेबर आपका हो गया है 60% कंप्लीट। तो क्या करेंगे, 1500 मल्टीप्लाई बाय 60%। सही है, ये वाली चीज हो गई, और उसे मल्टीप्लाई कराएंगे आप सीपीयू से, कॉस्ट पर यूनिट से। ये भी चारों का अलग अलग निकलेगा, प्रीसीडिंग का अलग, डीएम का अलग, डीएल का अलग और एफओएच का अलग। क्लियर। जिस तरह ईपीयू अलग निकल रहा है, जिस तरह सीपीयू अलग निकल रहा है, उसी तरह एंडिंग कॉस्ट भी हर एक की अलग अलग निकलेगी। देन आप उन सबको क्या करेंगे, सम करेंगे। पक्का क्लियर है यहाँ तक। अभी मेरे पास 7 मिनट है इस मीटिंग को खत्म होने में, तो मैं तुम लोगों को एवरेज का सवाल समझा रही हूँ, सही है। जल्दी जल्दी देखते हैं एवरेज का सवाल। ये रहा, और इतना बड़ा सवाल है देखो।
पढ़ना शुरू कर रही हूँ। Menzies Chemical Company produce a chemical cleaning solvent in three departments: refining, blending, and finishing. The process begins in the refining department, where the base solvent is removed from a petroleum derivative purchased from a large oil refinery. The base solvent is then transferred to blending and then finishing। ये बीच से मैंने थोड़ा सा सवाल स्किप किया है। सही है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो कंपनी कौन सा मेथड यूज कर रही है? कंपनी प्रोसेस कॉस्टिंग यूज कर रही है। और द कंपनी यूजेस द एवरेज कॉस्ट फ्लो अजम्पशन, या और कैलकुलेट किससे कर रही है? एवरेज मेथड से। सही है। डेटा रिलेटेड टू मार्च ऑपरेशंस इन द ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट आर। आपको डेटा किसका दिया हुआ है? पूरा ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट का। और आप यहाँ रिक्वायरमेंट में देखें कि आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है किस डिपार्टमेंट की? ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट की। ठीक है, अब फॉर्मूलाज ध्यान में रखना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको बिगनिंग इन्वेंट्री दी हुई है यूनिट्स की 5000, यानी कि बिगनिंग कितने थे? 5000 यूनिट्स। उसने रिसीव किए 20000, और यूनिट्स एडेड इन दी ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट के आपने मजीद ऐड किए 5000। ठीक है, ये यूनिट्स आपको यहाँ पर दिए हुए, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में आपको यूनिट्स गिवन होंगे। यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिशिंग डिपार्टमेंट, कि आपने ब्लेंडिंग से फिनिशिंग में कितने डिपार्टमेंट गए? अब ब्लेंडिंग से फिनिशिंग में जाएंगे तो अपना काम पूरा करके जाएंगे, यानी ब्लेंडिंग अपना काम पूरा करके आगे भेजेगा, तो वो ब्लेंडिंग के कंप्लीटेड गुड्स कहलाएंगे। ओके, अब हो रही है पूरी? अब शो हो रहा है सवाल? ठीक है, सही है। इसके अलावा लिखा हुआ है यूनिट्स इन एंडिंग इन्वेंट्री। अब देखो, ये वो परसेंटेज है जिसकी मैं बात कर रही थी कि एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स है 4000। अब लिखा हुआ है 100% मटेरियल, यानी कि मटेरियल 100% कंप्लीटेड है, 80% लेबर कंप्लीट है और 90% फैक्ट्री ओवरहेड कंप्लीट है। ये परसेंटेजेस जो आपको दी हुई है ना, ये कंप्लीशन की दी हुई है कि जो आपके एंडिंग यूनिट्स हैं इनमें मटेरियल 100% कंप्लीटेड है, 80% लेबर है और एफओएच 90% है। ये वो परसेंटेज है जिसकी मैं बात कर रही थी। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, कि ये बिगिनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट दी हुई है और ये कॉस्ट एडेड दी हुई है। ठीक है, ये बिगिनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है और ये कॉस्ट एडेड है। तो मैंने तुम लोगों को जैसा जो जो चीज समझाई थी वो क्लियर हो गई, कि डेटा समझ में आ गया? सही है यार, सबको समझ में आ गया है? पक्का? आगे बढ़ जाऊं मैं? वेट, अब अगर हम इसको सॉल्व करें, तो रिपोर्ट है ये रहा। देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर डेटा लिख लिया, पूरा डेटा मैंने इस तरह क्वेश्चन से देखकर लिख लिया। अब मैं ईपीयू कैलकुलेट करूंगी। अब देखो, ईपीयू में किस तरह कैलकुलेट कर रही हूँ, हर चीज का अलग होगा। मैंने सबसे पहले यहाँ लिखा फॉर्मूला, प्रीसीडिंग अलग, डीएम अलग, डीएल अलग और एफओएच अलग। प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के देखो, सबसे पहले फिनिश गुड्स लिखे कितने थे? 26000, प्लस किया। अब देखो मेरी बात सुनो, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट यानी वो काम जो पीछे से होकर आया है, वो काम पूरा होगा? बताओ, क्या उसमें मजीद मुझे कुछ ऐड करने की जरूरत होगी, या वो पूरा होगा, पीछे से अपना काम पूरा होकर आएगा? यस, पूरा होगा। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीशन परसेंटेज कितनी होगी प्रीसीडिंग की? 100%। कि प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से जो काम हमारे पास आया है, जो यूनिट्स हमारे पास एंडिंग में पड़े हुए हैं, उनमें से प्रीसीडिंग पूरे पूरे कंप्लीटेड है। तो मैंने यहाँ क्या रखी परसेंटेज? 100% मल्टीप्लाई बाय 4000। 4000 मेरे एंडिंग यूनिट्स है, तो मैंने इसका आंसर निकाला और इसमें ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या यूनिट्स आ रहे हैं? 30000 यूनिट्स आ रहे हैं प्रीसीडिंग के ईपीयू। इस तरह डीएम के निकाले, कि डीएम भी 100% कंप्लीट था मटेरियल और एंडिंग यूनिट्स थे 4000। ठीक है, तो इसका निकाला तो मेरे पास आ रहे 30000 यूनिट्स। 4000 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हम ले रहे हैं
एंडिंग यूनिट्स की कंप्लीशन परसेंटेज। तो एंडिंग यूनिट्स कितने हैं? 4000, और ये कितने कंप्लीट हो चुके हैं वो परसेंटेज दी हुई है। तो इन यूनिट्स पे हम परसेंटेजेस लगा रहे हैं। ठीक। इसी तरह डीएल का निकाला कि डीएल के यूनिट्स कितने थे? फिनिश यूनिट्स मेरे पास है 26,000 में, मैंने प्लस किया 80% ऑफ 4000 के 4000 यूनिट्स एंडिंग है और 80% लेबर कंप्लीट है। तो मेरे पास कितना ही निकल के आया ईपीयू इसका? 29,200। इसी तरह 90% अप्लाई करके मैंने एफओएच का निकाल लिया। ठीक है। अब इसके बाद देखो सीपीयू में निकाल रही हूँ। सीपीयू कैसे निकाला कि मुझे बिगिनिंग कॉस्ट दी हुई होगी सवाल में। मैंने तुम लोगों को जो सवाल शो किया था, लेट मी शो अगेन। ये देखो, इस सवाल में ये बिगिनिंग कॉस्ट दी हुई है हर चीज की, और ये एडेड दी हुई है। तो जब मैं सीपीयू निकाल रही होंगी, यस, तो जब मैं सीपीयू निकाल रही होंगी, कॉस्ट पर यूनिट निकाल रही होंगी हर डिपार्टमेंट की, हर उसकी, सॉरी हर डिपार्टमेंट की नहीं, हर एलिमेंट की। प्रीसीडिंग की मैंने ली बिगिनिंग कॉस्ट, उसमें ऐड की कॉस्ट एडेड और डिवाइडेड बाय ईपीयू। तो मेरे पास पीडी का कॉस्ट पर यूनिट कितना आया? 1। क्लियर हो रही है मेरी बात? किसको करा रही है? क्या सही है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, सबकी बिगिनिंग कॉस्ट ली और ऐड कर दी उसमें कॉस्ट एडेड, और डिवाइड किया उसके ईपीयू से, तो मेरे पास क्या निकल कर आ गया? सीपीयू। इसके बाद कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स किस तरह से कि 26,000 यूनिट्स मेरे पास फिनिश थे। अब मैंने टोटल कॉस्ट पर यूनिट को ऐड किया, इन सब की कॉस्ट को ऐड किया, तो मेरे पास आ रही है 1.91। मैंने कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया डायरेक्ट, एवरेज में होगा ऐसा सिर्फ। तो मेरे पास क्या है? सही है, कहाँ तक हुआ था? फिनिश गुड्स तक हो गया था। अब कॉस्ट ऑफ एंडिंग अगर आपने निकालनी है, ठीक है, तो आप एंडिंग किस तरह निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ एंडिंग WIP परसेंटेज कंप्लीशन हमें बताई हुई कि 100% मटेरियल कंप्लीट है, 80% लेबर कंप्लीट है और 90% एफओएच कंप्लीट है। हाँ, ठीक है ना? ये चीज हमें सवाल में दी हुई है, इसको हमने किया यूनिट से मल्टीप्लाई। सही है, यानी कि एंडिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कंप्लीट परसेंटेज। यहाँ तक क्लियर हो गई? नहीं यहाँ? हाँ। सही है, ठीक है। उसमें आप क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे जो आपने पर यूनिट रेट निकाले हैं या पर यूनिट कॉस्ट निकाली है, हर एक को अलग अलग। जैसे कि अगर हम बात करें तो डायरेक्ट मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है? 0.51। तो आपने क्या किया, कंप्लीटेड परसेंटेज को मल्टीप्लाई करा दिया किससे? 0.51 से। तो आपके पास ये कॉस्ट आ गई डायरेक्ट मटेरियल के एंडिंग की। क्लियर? हाँ मैम क्लियर है। ठीक है। सेकेंडली आपने क्या किया, इसी तरह आपने डीएल एफओएच, अच्छा प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की जब भी बात हो रही होगी ना, तो देखो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट जब आता है ना, जब मैं कोई काम किसी को करके भेजूंगी, सही है, मैं कोई काम अगर किसी को करके भेज रही हूँ तो इसका क्या मतलब है कि वो पूरा करके भेजूंगी, है ना? यानी कि एक डिपार्टमेंट अगर दूसरे डिपार्टमेंट को कोई काम भेज रहा है, तो मैं अगर तुम्हें कोई काम भेज रही हूँ तो मैं तुम्हें पूरा करके भेजूंगी ना, उसमें मजीद तुम्हें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ हमेशा ये प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट वही बंदा है जो अपना काम पूरा करके भेज रहा है। तो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की जो परसेंटेज है वो तभी क्या होगी, वो 100% होगी, कि जो भी यूनिट्स मेरे पास एंडिंग में बचे हुए हैं उनका काम प्रीसीडिंग में पूरा हो चुका है, यानी कि वो पीछे वाले डिपार्टमेंट से अपना काम पूरा करके आए हैं, बस मुझे अपने डिपार्टमेंट का काम इसमें डालना है। ये चीज क्लियर हो गई बात जो मैं कह रही हूँ? बताओ हाँ या ना। ओके वेरी गुड।
इसी तरह आप क्या निकाल लेंगे, आप कॉस्ट ऑफ एंडिंग WIP भी इस तरह निकाल लेंगे कि आपने चारों की निकाली अलग अलग और फिर चारों को सम कर दिया तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई एंडिंग की। ठीक है, अब देखो इस तरह का एक टेबल आप छोटा सा बना सकते हैं, टेबल तो नहीं कहेंगे इसे, कि आपकी कॉस्ट चार्ज बराबर होनी चाहिए आपकी कॉस्ट अकाउंटेड फॉर की। तो आप किस तरह निकालेंगे कॉस्ट चार्ज को, जितनी भी बिगनिंग कॉस्ट है उन सबको प्लस करेंगे और जितनी भी कॉस्ट एडेड है उन सबको प्लस करेंगे। ठीक है, लाइक अगर मैं सवाल की बात करूं अपने, इसको सवाल इतनी दूर है बेचारा, ये रहा। तुम लोगों को नजर आ रहा है सवाल, सवाल नजर आ रहा है? हाँ अरे कोई टेबल लेवल तो नजर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ मेरे पास टेबल शो हो रहा है अमाउंट्स पे। तुम लोग को अमाउंट्स क्लियर नजर आ रही है? बताओ। हाँ सही है, बिगनिंग और कॉस्ट एडेड दोनों की। अब देखो जब आप कॉस्ट चार्ज निकालने होंगे तो आप क्या करेंगे, सबकी बिगनिंग को प्लस करेंगे और सबकी कॉस्ट एडेड को प्लस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास कॉस्ट चार्ज आ जाएगी। ठीक है, ये काम हमने यहाँ पर किया है कि मेरे पास ये बिगिनिंग की कॉस्ट थी और ये मेरे पास कॉस्ट एडिट थी, मैंने इन दोनों को प्लस कर लिया तो मेरे पास कॉस्ट चार्ज आ गई। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर कैसे आएगी, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ एंडिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकाली है ये रही। ठीक है, और मैंने कॉस्ट ऑफ एंडिंग भी निकाली है, तो मैं इन दोनों को जब प्लस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगी कॉस्ट अकाउंटेड फॉर या कॉस्ट एक्यूमुलेटेड फॉर। तो अब देखो ये दोनों आंसर इक्वल आए हैं, इक्वल आए हैं। इसी तरह आपके दोनों आंसर्स क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। अगर हद से हद का डिफरेंस आएगा भी तो 70 to 80 रुपीज का आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। एवरेज क्लियर हो गया? हाँ पक्का? एक सवाल मैंने दिखाया है सिर्फ करके ये, पक्का क्लियर हो गया? अब ये हाँ रही हाँ इसकी क्लियर हो गया। रिपोर्ट, ये इसकी रिपोर्ट है। सही है, क्वांटिटी शेड्यूल था, यूनिट्स बिगिनिंग में थे 5000, रिसीव किए थे मैंने 20000 और ऐड किए थे मजीद 5000, इन सबको प्लस किया तो टोटल कितने हो गए, 30000। अब यही मेरे नीचे वाले बराबर होने चाहिए, तो यूनिट ट्रांसफर थे 26 और एंडिंग थे 4। जब मैंने इन दोनों को प्लस किया तो ये दोनों भी कितने बन रहे हैं, 30000, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्लियर? अब देखो कॉस्ट चार्ज एंड कॉस्ट अकाउंटेड फॉर क्या किया मैंने, कि बिगिनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट लिखी जो मेरे पास गिवन थी, चाहे आप इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और चाहे आप इसको सबको सम अप करके भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ सम करके लिख दिया चारों को। ठीक, उसमें मैंने लिखा कॉस्ट मजीद कितनी ऐड की, तो प्रीसीडिंग में इतनी की थी, डीएम में इतनी, डीएल में इतनी और एफओएच में इतनी। ये मेरे पास सवाल में गिवन है चीजें, आप लोगों ने देखा होगा। और पर यूनिट यहाँ पर मैंने जो कैलकुलेट किया था निकाला था वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास आंसर आ रहा है 57,100। यहाँ आप रेट को भी कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, कॉस्ट को। समझ में आ गया? यस ओके, देन कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड आउट यूनिट्स कितने थी भाई, टोटल कॉस्ट आपने पीछे कैलकुलेट की थी 49,660 और रेट आपने किस रेट पे की थी, 1.91 के रेट पर आपने यहाँ लिख लिया। कॉस्ट ऑफ एंडिंग WIP कितना है भाई, 7440, ये हमने पीछे कैलकुलेट किया है। तो इन दोनों को हमने सम किया, देखो अब ये दोनों आंसर हमारे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो अगर आपने ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है तो आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए, पर यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट और कॉस्ट ऑफ एंडिंग WIP यूनिट। क्लियर हो गई मेरी बात यहाँ पर? अब देखो ये वो सवाल था जिसमें कोई यूनिट भी स्पॉइल्ड नहीं हुए थे, लेकिन आगे इंशाल्लाह जो मैं सवाल कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, वो मैं करवाऊंगी किसका, कि जिसमें हमारे पास स्पॉइल्ड यूनिट्स होंगे। ठीक है,
यार एक चीज मुझे सब लोग क्लियर कर दो माइक ओपन करके कि सबको यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी हैं, तो मैं मूव करूंगी। हाँ क्लियर है। सब बताओ, सबका माइक खोल के मुझे बताओ कि क्लियर है। क्लियर है। ओके, ये कौन सा मेथड हमने पढ़ा? ये हमने पढ़ा एवरेज कॉस्टिंग मेथड, कि अगर एवरेज से है तो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ आई एम शोइंग यू दी फॉर्मूलाज ऑफ, अब तुम लोगों को कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी है ना, कैसे करनी है। अब मैं बात कर रही हूँ फीफो की। फीफो भी सेम रहता है, बस फीफो में थोड़ी सी चेंजिंग है। किस तरह से कि ईपीयू है, अब मैं देखो इसको थोड़ा सा फास्ट लेके चलूंगी। नजर आ रही है सही से स्क्रीन? हाँ सही है। फीफो में भी आप वही सारे काम कर रहे होते हैं, आप ईपीयू निकालते हैं, आप सीपीयू निकालते हैं, लेकिन फॉर्मूला चेंज होता है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे चेंज होता है, मुझे 2 मिनट दो, बस मैं आ रही हूँ। एम आई ऑडिबल? यस। ठीक है, अब देखो हम फीफो कॉस्टिंग की बात कर रहे थे। फीफो कॉस्टिंग में हम ईपीयू कैसे कैलकुलेट करते हैं कि फिनिश गुड्स प्लस परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ एंडिंग डब्ल्यूआईपी यूनिट्स, पीछे वाले की तरह एवरेज की तरह सेम है। लेकिन हम फीफो कॉस्टिंग में जब ईपीयू निकाल रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ बिगनिंग डब्ल्यूआईपी यूनिट्स। सही है, यानी कि जो हमें बिगनिंग यूनिट्स दिए हुए होते हैं सवाल में, हमें उसकी भी परसेंटेज गिवन होगी कि कितने कितने ये कंप्लीट थे। तो हम वो कंप्लीशन इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक सवाल शो कर रही हूँ साथ के साथ। ये रहा, ये नीचे वाले को छोड़ देना, बस ऊपर वाला फॉर्मेट देखो कि ये इन्होंने बोला था इनकी फिनिश गुड्स है 48,000, सही है। इनके एंडिंग थे 11,000। ठीक है, एंडिंग कितने थे, 11,000। 11,000 के 40% मटेरियल कंप्लीट था। ठीक है, एंडिंग में से नहीं नहीं, देखो मैं बता रही हूँ ना, ये ब्रैकेट है, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, और इसमें इसमें इसे प्लस करेंगे और इसे माइनस कर देंगे, एक ही बात है। एंडिंग में से माइनस नहीं करेंगे, ये पूरा एक दूसरे से माइनस प्लस हो रहा है। ये ब्रैकेट इसमें प्लस हो रहा है और ये ब्रैकेट इसमें से माइनस हो रहा है। ये चीज क्लियर हुई या नहीं, जल्दी से बताओ। हो गई। सही है, अब ये चीज कैलकुलेट कर लोगे, मैं आगे बढ़ूं। असल में ना, ये 1:30 बजने वाला है और लाइट जाने वाली है, अल्लाह करे उससे पहले हो जाए ये। हम्म ये रहा, समझ में आ गया भाई? ये हो गया ईपीयू, हर किसी का ऐसे ही निकलेगा। सीपीयू कैसे निकलेगा, कॉस्ट एडेड। एवरेज मेथड में हम बिगनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट को ऐड कर रहे थे, फिर सीपीयू निकाल रहे थे। ईपीयू में सिर्फ कॉस्ट एडेड आती है, यानी कि वो कॉस्ट जो आपने ऐड किया उसे डायरेक्ट डिवाइड करेंगे किससे, ईपीयू से। ये ई है, सही है, ये सी नहीं है, ई है। ठीक है, ईपीयू से। ठीक है, कॉस्ट एडेड डिवाइडेड बाय ईपीयू। ओके, ओके। ओके। यहाँ देखो बेसिकली जो चेंजिंग आती है, इसकी एंडिंग यूनिट की कॉस्ट वैसी निकलती है जैसी जैसी किसकी निकलती है, फीफो की, एवरेज की निकलती है। बस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड आउट गुड्स अलग अलग हो जाती है। किस तरह से, कि बिगनिंग आपको कॉस्ट दी हुई होगी, आपने वो लिख ली। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस्ट एडेड टू कंप्लीट बिगनिंग डब्ल्यूआईपी, यानी कि आपने मजीद कितनी कॉस्ट ऐड की बिगनिंग यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, तो अगर मैं तुमसे कह रही हूँ कि बिगनिंग यूनिट्स में मटेरियल 60% कंप्लीट था, तो मजीद तुम कितना ऐड करोगी कंप्लीट करने के लिए?
40. 40%। अगर मैं कह रही हूँ कि डायरेक्ट लेबर 60% कंप्लीट था, मजीद कितना ऐड करोगी? मजीद कितना ऐड करोगी? 40. सही है। अगर मैं कह रही हूँ FOH 30% कंप्लीट था, तो मजीद कितना ऐड करोगी? 70. 70। समझ में आया? कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग WIP में आप ऐड करेंगे कि आपने मजीद कितनी कॉस्ट ऐड की बिगिनिंग को कंप्लीट करने के लिए। सही है। अब मैं एक सवाल शो कर रही हूँ। वेट, ओके, ये रहा। ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड आउट यूनिट्स मैं निकाल रही हूँ। बिगिनिंग की कॉस्ट मुझे दी हुई है 150। सही है। अब ये वो कॉस्ट है जो मैंने मजीद ऐड की बिगिनिंग को पूरा करने के लिए। तो मेरे पास 10,000 यूनिट बिगनिंग के थे, ये 60% कंप्लीट थे, तो मैंने मजीद कितनी डाले? 40%, और इसे मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट मटेरियल के कॉस्ट पर यूनिट रेट से। इसी तरह DL और FOH। क्लियर? हाँ. पक्का? बेसिकली फीफो में जो आपके बिगिनिंग यूनिट्स होते हैं उनकी कॉस्ट अलग कैलकुलेट होती है, और जो आपने करंट मंथ में बनाए होते हैं उनकी कॉस्ट अलग कैलकुलेट होती है। ओके, सही है। इसके बाद आपने निकाल ली जितना परसेंटेज आपने ऐड किया। सही है। उसको दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग WIP यूनिट्स। ठीक है। फिर आप निकालेंगे कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग यूनिट्स, के जो रिमेनिंग बचे उनकी क्या कॉस्ट है। तो वो कैसे आएगी कि फिनिश गुड्स माइनस बिगिनिंग यूनिट्स। सही है। एग्जाम्पल लो, 40,000 मैंने फिनिश गुड्स बनाए हैं, टोटल यूनिट्स मेरे कितने हैं फिनिश? 40,000, जिसमें से 12,000 बिगिनिंग थे। तो कौन से ऐसे यूनिट्स होंगे, कितने ऐसे यूनिट्स होंगे जो मैंने अभी बनाए होंगे, बताओ जरा जल्दी से। 40 माइनस 12, 28. 28,000 मेरे होंगे रिमेनिंग यूनिट्स। तो मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे? टोटल CPU से, जो मैंने पीछे कैलकुलेट किया होगा। रिमेनिंग यूनिट्स का मतलब क्या? रिमेनिंग यूनिट्स के जो बच गए, यानी कि फिनिश गुड्स। देखो, टोटल 40,000 थे, बिगिनिंग 12,000 थे, तो 12,000 की कॉस्ट तो ऊपर कैलकुलेट हो गई। मजीद कितने बचे? मजीद कितने रिमेनिंग रह गए? 28 रह गए। तो ये 28 रिमेनिंग यूनिट्स हैं बेसिकली। क्लियर हुआ आयशा? तो वो 28 तो फिनिश गुड्स में नहीं आ गए? फिनिश्ड है, लेकिन फिनिश्ड में से 12,000 की कैलकुलेशन तो तुम ऊपर कर चुकी हो ना बिगनिंग की। तो मजीद कितने रह गए कैलकुलेट होने से? ओह अच्छा. ठीक है. 28,000। तो ये 28,000 रिमेनिंग यूनिट्स हैं। इनको आप मल्टीप्लाई कराएंगे टोटल कॉस्ट पर यूनिट से, तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग यूनिट्स। समझो फिनिश गुड्स के फीफो में 2 पार्ट्स होते हैं, एक बिगिनिंग यूनिट्स और एक रिमेनिंग यूनिट्स। रिमेनिंग यूनिट्स को आप करंट प्रोड्यूस्ड यूनिट्स भी कह सकते हैं, कि जो आपने इस महीने में बनाए होंगे। बिगिनिंग 12 थे, तो अभी मजीद कितने बनाए? 28,000 यूनिट्स। तो उन 28,000 यूनिट्स की कैलकुलेशन आप यहाँ करेंगे, और दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके प्लस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड आउट यूनिट्स। एवरेज में आप डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं टोटल फिनिश गुड्स पे। सही है। रेट को फीफो में आप इस तरह नहीं करते। फीफो में आप बिगनिंग यूनिट्स की कॉस्ट को अलग कैलकुलेट करते हैं, और रिमेनिंग यूनिट्स यानी कि वो यूनिट्स जो आपने इसी महीने बनाए हैं उनकी अलग कैलकुलेट करते हैं। महा, एक चीज बताओ, ये तुमने 2 बार कॉस्ट ऑफ बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस क्यों लिखा है ऊपर? ये लिखा हुआ था कॉस्ट ऑफ बिगनिंग WIP, जो आपके पास यूनिट्स बिगनिंग में पड़े हुए थे। ठीक है। ये आपने मजीद ऐड की कि आपने उस बिगनिंग WIP को जो इनकम्प्लीट थे उसे कंप्लीट करने के लिए कितनी कॉस्ट मजीद डाली। तो इन टोटल यूनिट जो आपके पास 12,000 थे उनकी कॉस्ट यहाँ पर आ गई टोटल वाली। अच्छा. क्लियर हुई मेरी बात? कि ये वो कॉस्ट थी जो साल के शुरू में आपके पास थी, मजीद आपने डाली तो आपके पास टोटल 12,000 की कॉस्ट यहाँ पर आ गई। ठीक है. उसके बाद आप क्या करेंगे? रिमेनिंग जो बच रहे हैं, एग्जाम्पल मैंने दी कि टोटल आपने 40,000 बनाए हैं। फीफो में क्या होगा कि जो पहले इन प्रोसेस होंगे पहले वो प्रोसेस आउट होंगे, है ना।
पहले वो बनेंगे। तो इसका मतलब आपने पहले ये 12,000 बनाए होंगे, तो 40 में से 12 निकालो, कितने बचे? 28,000। तो ये 28,000 यूनिट जो आपने इसमें बनाए, रिमेनिंग यूनिट्स थे, उनकी कॉस्ट आपने यहाँ पर कैलकुलेट की। क्लियर हो रहा है? हाँ। पक्का सबको? यस। एवरीवन? अब आपने क्या किया, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड आउट यूनिट्स निकाल ली, एंडिंग वैसे ही निकलती है इसकी। फीफो में बस यही चेंजिंग है। क्लियर हो गई मेरी बात यहाँ हम तक? फीफो में कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स नहीं निकालनी है? वही तो निकालिए, ये देखो ना, कंप्लीटेड हो या ट्रांसफर्ड आउट हो, फिनिश्ड हो, एक ही बात है ना, 3 नाम लिखे हैं ना मैंने एक चीज के। लेकिन इसमें तो हमने जो कंप्लीट नहीं हुए वो लिए ना। नहीं ना, क्यों? फिनिश गुड्स ही तो लिए। फिनिश गुड्स में से तोड़ दिया उसको 2 हिस्सों में, बिगिनिंग में और रिमेनिंग में। देखो, मैंने टोटल 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, फिनिश किए, हम्म। ठीक है, जिसमें से 12,000 यूनिट्स मेरे बिगिनिंग के थे, ठीक है। फीफो में पहले वो ठीक है। बनाए होंगे मैंने जो प्रोसेस में थे, तो 12,000 बनाए पहले। तो पहले मैंने इन 12,000 की कॉस्ट को कैलकुलेट किया फीफो में अलग से, और फिर जो हम्म। 40,000 में से बचे उनकी कॉस्ट को कैलकुलेट किया। ठीक समझ है। में आया? ठीक है। और सी वो एवरेज में हम सारा एक साथ प्लस कर रहे थे, एवरेज में हम बिगनिंग और टोटल, एवरेज में हम क्या करते हैं, सही। 40,000 मल्टीप्लाई बाय रेट,